लोकसभा में हाल ही में दिल्ली में हिंसा के बाद पैदा हुए कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा हुई, जिस पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। मान्यवर, ये दंगों की पृष्ठभूमि क्या है? जब से इस सदन ने, और ये सदन कोई एक पार्टी का नहीं है मान्यवर, कोई एक दल का नहीं है, सभी दल के लोग बैठते हैं। और हमने आंध्र के विभाजन की तरह से ये बिल पास नहीं किया था, दरवाजा बंद कर कर, टिंगा टोली कर कर सांसदों को बाहर फेंक देकर, इस प्रकार से हमने ये बिल पास नहीं किया था। हमने पूरी लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा कर कर धैर्यपूर्वक मैंने सबको सुना है, जिनको सुना है इसके जवाब भी दिया है, और उसके बाद मतदान कर कर इस महान संस्था के दोनों सदनों ने सीए के बिल को पारित किया। अब सीए के बिल को लेकर इस सदन में पूरी स्पष्टता होगी। पूरे देश भर के अंदर गुमराह करने का प्रयास, युवाओं को गुमराह करे, माइनॉरिटी को गुमराह करे कि माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। अरे भाई, कौन सा क्लॉज है सीए का? मुझे बताइए जरा, आज भी बताइए, कौन सा क्लॉज है जो किसी की भी नागरिकता, मुसलमान छोड़ दीजिए, किसी की भी नागरिकता लेने का किस क्लॉज से हमें शक्ति प्राप्त होता है? सीए के अंदर नागरिकता लेने का कोई प्रावधान है ही नहीं, पीड़ित लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान। परंतु मान्यवर, अलग अलग प्रकार से काफी चीजें फैलाई गई। ये कह रहे हैं कि अब जब तक मैं उसका भी कहता हूं, मैं वो भी कहता हूं, मान्यवर, मैं आज भी पूरे सदन को कहना चाहता हूं, और विशेषकर दादा जैसे अभ्यासु लोगों को, मेरी चैम्बर में आइए और मैं सब चीजों का जवाब देने के लिए आपको तैयार हूं, बंधा हुआ हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। दादा, ये जो शरणार्थी आए हैं मान्यवर, ये जो शरणार्थी आए, आजादी के बाद अब तक वीजा और नागरिकता के बारे में 27 जगह पे धर्म का उल्लेख हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है, और कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं पूरा रिकॉर्ड भी लाऊंगा, इस सदन के सामने एक अलग चर्चा में विषय भी लेकर आऊंगा। और एक बात आई कि कोई कानून ऐसा नहीं जो धर्म के आधार पर हो। 25 कानून तो मैं जानता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है साहब? क्या है? धर्म के आधार पर बना हुआ कानून है। कैसे आप कह सकते हो धर्म के आधार पर पहली बार कानून बना? 25 कानून मैं बता सकता हूं, और मान्यवर कहे तो मैं सदन के रिकॉर्ड पर भी रख दूं। हाँ, तो मैं कल रखूंगा रिकॉर्ड पर। ढेर सारे कानून हैं, मगर बाद में बोलना बंद कर दीजिएगा। कानून तो मैं वहां से लाऊंगा। मान्यवर, एक बात नहीं, सिटीजनशिप की बात नहीं, मैं मान्यवर सर, गृह मंत्री को बुलाया कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मान्यवर, आपके बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बात ऐसी आई कि सीए के विरोध करने वाले शांति से बैठे थे, सीए के पक्ष में जब लोग निकलना शुरू हुए, दंगे हो गए। कहां रहते हो दादा? मैं बताता हूं, ये 24 फरवरी के पहले सीए के विरोध से ज्यादा सीए के समर्थन के लिए रैलियां देश भर में निकली है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी निकली। मगर हम कान बंद रखेंगे, आंख बंद रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। देश भर में रैलियां निकली है, लाख की निकली है। 27 से ज्यादा रैलियों में मैं स्वयं गया हूं, और कहीं पर भी और साहब दानिश जी, मैं आप पर भी आता हूं, जरा धैर्य रखें। मान्यवर, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रो सीए वाले लोग निकले इसलिए हुआ। ढेर सारे निकले थे। अब क्यों हुआ, इस पर मैं आना चाहता हूं। ये समझने जैसी बात है। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती
एंटी-सीए रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? और साहब देखिए जिस हेट स्पीच का वो जिक्र करे हैं वो तो पुलिस जांच करी है, जो कानूनन होगा वो करेंगे, परंतु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। दिल्ली हिंसा पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वक्त रहते पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया था। लोकसभा ने कांग्रेस के 7 सांसदों का सदन में पूरे बजट सत्र के लिए निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव आज ध्वनिमत से मंजूर कर लिया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के 7 सांसदों गौरव गोगोई, टी.एन. प्रतापन, डी.एन. कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बेनी बेहनान, मणिकम टैगोर और गुरजीत सिंह ओझला के निलंबन को तत्काल समाप्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। 5 मार्च को इन सदस्यों को सदन का निरादर करने के मामले में मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था। I give a notice of my intention to move the following motions under proviso to Rule 374 within bracket 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. That this House resolves to terminate the suspension under the proviso to Rule 374(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha with immediate effect who were suspended from the service of the House for the remainder of the session on the 5th March 2020. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सदस्यों का निलंबन समाप्त हुआ। इससे पहले सदन के सुचारू संचालन को लेकर संसद परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सभी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अपना सम्मान जताया और सदन की गरिमा बनाए रखने में सहयोग का भरोसा दिलाया। 5 मार्च को सदन में हुए घटनाक्रम से लोकसभा अध्यक्ष आहत थे और 6 और 7 मार्च को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी भी नहीं चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता किसी ने कोई गलती नहीं किया, लेकिन इसके पीछे तफ्तीश होना चाहिए। इसके पीछे तफ्तीश होने के बाद आप निर्णय लीजिए, क्योंकि सर अगर ऐसा लगता है कि एक घटना के लिए सर सारे सत्र अगर निलंबित हो, ये सर ज्यादा हो जाता है। वेरी fruitful meeting in your chamber, and fortunately we came to the conclusion that all well that ends well. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि कोरोना वायरस प्रभावित देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोरोना से जूझ रहे ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के बारे में सरकार की कोशिशों के बारे में आज राज्यसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने बताया कि गुरुवार तक इटली के लिए भी भारतीय चिकित्सा दल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। As government started receiving information about the spike in coronavirus cases in Iran, as a precautionary measure, direct flights between India and Iran were temporarily suspended with effect from 27 February. Advisories were issued to avoid travel and returning passengers were started to be screened. This is an ongoing exercise. Our embassy in Tehran and consulates in Bandar Abbas and Zahedan naturally reached out immediately to Indian nationals in Iran to ascertain their welfare. An advisory was issued asking our nationals to observe appropriate precautions. Emergency contact details of the Indian mission were put out. Embassy and consulate officials have been reassuring Indian nationals and ensuring they are in good health and had adequate provisions.
विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 6 सदस्यीय चिकित्सा दल ईरान भेजा है। ये दल वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के नमूने एकत्र कर परीक्षण कर रहा है। ईरान से अब तक 108 नमूना परीक्षण की रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई है और इनमें से 58 नागरिकों को 10 मार्च को ईरान से भारत वापस लाया गया। उन्होंने बताया कि अभी 529 नमूनों के परीक्षण की रिपोर्ट आनी बाकी है। इनकी भी स्वदेश वापसी शीघ्र होगी। Over the last few days, government has been making focused efforts for the safe return of stranded Indians. Given the scale of COVID-19 infection and its pressures on Iran's own resources, a team of 6 Indian health officials has been deputed to Iran in order to set up testing and sampling facilities there. The first batch of 108 samples were received in India on 7 March. These were tested and 58 Indian pilgrims, 25 men, 31 women and 2 children who tested negative were repatriated in a special IAF C-17 flight on 10 March. We have also received samples of 529 more Indians on this flight, which are being tested in the National Institute of Virology, Pune. राज्यसभा में सदस्यों ने भी कोरोना को लेकर बरते जाने वाले एहतियात और विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर अपनी राय रखी। जो 1000 के करीब बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और जो पिलग्रिमेज के लिए वहाँ गए हैं, उनमें से कितने लोग अभी तक हिंदुस्तान वापस अपने देश में लौटे हैं और अगर नहीं लौटे हैं तो कब तक वो लौटेंगे और उनका स्टेटस क्या है अभी? Yesterday I received news from Kanyakumari district. That is, the fishermen, more or less about 1,000 fishermen are there. The news is food is available only for 2-3 days and water also is available for 2-3 days. After that, there is no guarantee. They said we can't do anything. This is a very serious matter. You kindly take up the issue with the concerned government. Indians are stranded at Milan airport for the last 24 hours. Out of that, 28 are from Kerala. Last 24 hours, they are in the airport. Now the airport is deserted except Indians are there. They are not getting any food, any help, so they are all panicking. And the relatives in our state, they are also panicking. I would like to know what steps the government is taking to bring back Kerala and India. देश में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने पर अब इस वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इनमें से केरल के 3 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। कल कोरोना के 10 नए मामले सामने आए थे, जिनमें केरल से 8, राजस्थान से 1 और दिल्ली से 1 मामला सामने आया। कोरोना को लेकर आज मंत्रियों के समूह की भी बैठक हुई। इसमें ताज़ा हालात की समीक्षा की गई। तो वहीं भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 8 देशों के नागरिकों के सभी नियमित वीजा और ई वीजा निलंबित कर दिए हैं। ये देश हैं फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में लोगों को इन देशों की यात्रा से बचने को कहा गया है और अनावश्यक विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के 5 जिलों में सभी प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सभी सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक एहतियातन बंद कर दिया गया है। वहीं श्रीनगर में सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्टेडियम और स्पोर्ट्स क्लब को गुरुवार से बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उचित और पर्याप्त उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ ने जनहित याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कोरोना वायरस के उपचार और जांच के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करवाएं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4,200 को पार कर गई है। ये वायरस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। वहीं श्रीलंका में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। चीन में इस वायरस से 22 और मौतों के बाद सिर्फ चीन में अब तक 3,158 मौतें हो चुकी हैं।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंगलवार को कोरोना वायरस से पीड़ित वुहान शहर पहुंचे और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रमुख केंद्र हुबेई प्रांत और इसकी राजधानी वुहान में इस वायरस पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद अब हालात को सामान्य करने में प्रारंभिक सफलता मिल रही है। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश इटली है। इटली में अब तक कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इससे 631 लोगों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए पूरे इटली में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है, जिसके बाद दुनिया भर में विमानन कंपनियों ने इटली से आने जाने वाले हजारों विमान सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया है। इटली के सेना प्रमुख के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीच ब्रिटिश सांसद और स्वास्थ्य विभाग की मंत्री नदीन डोरिस कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। अब तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ईरान में मरने वालों की तादाद बढ़कर 354 हो गई है। ईरान में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अमेरिका ने ईरान से अपने सभी कैदियों को छोड़ने की अपील की है। वहीं कनाडा और मध्य अमेरिकी देश पनामा में भी कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा की 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए 26 मार्च होने वाले चुनाव के नामांकन के दौरान कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज मुंबई में विधानसभा भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर एनसीपी के कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होंगे। झारखंड में जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने रांची में विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल किया है, तो उधर बीजू जनता दल के 4 सदस्यों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की उपस्थिति में सुभाष सिंह, मुन्ना खान, सुजीत कुमार और ममता महांत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा में होने वाले इस नामांकन के मौके पर बीजेडी के कई मंत्री और विधायक उपस्थित थे। 17 राज्यों की राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इनमें से 2 सहयोगी दलों के उम्मीदवार शामिल हैं। आज बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व कांग्रेस नेता और बीजेपी का दामन थाम चुके भुवनेश्वर कालिता को असम से टिकट दिया गया है। इसके अलावा विवेक ठाकुर को बिहार, झारखंड से दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, गुजरात से अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा, महाराष्ट्र से उदयन राजे भोसले को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मणिपुर से लियनसेबा महाराजा को टिकट दिया गया है। सहयोगी दलों में आरपीआईए के रामदास अठावले को महाराष्ट्र और बीपीएफ के विश्वजीत देमारी को असम से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के दिग्गज युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनसंघ और भाजपा की स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में राजमाता सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को
जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो जीवन को बदल कर रख देते हैं। राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि जनसेवा के लक्ष्य की पूर्ति आज कांग्रेस के माध्यम से नहीं हो पा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए। इस अवसर पर बीजेपी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। विश्व भर में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें करीब 20,000 लोग एक साथ योग करेंगे। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पिछले साल यानी कि साल 2019 में झारखंड की राजधानी रांची में योग पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। Congregation of yoga will be taking place in high altitude location like Leh for the first time. A 45 minutes yoga drill based on a common yoga protocol is the highlights of the observation of International Day of Yoga. The PM is expected to carry out the yogasana based on common yoga protocol along with the anticipated gathering of 15,000 to 20,000 people on the yoga day. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।